हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्टर्स। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। यार आज की जो वीडियो है वो एक कमेंट पे होने वाली है। एक भाई ने कमेंट सजेस्ट किया हुआ था कि यार इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, बनानी चाहिए हमें वीडियो। वैसे यार हम अभी जितने भी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं वो हम खुद नहीं बना रहे। हमारे अगर खुद आती भी है दिल में कि यार इस वीडियो के ऊपर हमें रिएक्शन करना चाहिए, तो हम उसको साइड पे रख देते हैं अभी, ताकि पहले आप लोगों के कमेंट्स की पहले आप लोग कमेंट्स पूरे कर लें, तो फिर उसके बाद अगर टाइम मिले तो हम अपनी भी बनाएंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो यार, मेरा अपना दिल आया था कि हम इस दफ़ा आज के दिन वो वाली वीडियो पे रिएक्ट करें प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर। लेकिन इसका कमेंट पहले आया हुआ था, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर पहले कमेंट कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई है और उसके अंदर इसका जिक्र है नहीं था। लेकिन फिर भी ये एक इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्री के तौर पे है, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ इंडिया बिकेम द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंदर फार्मेसी हब बना दिया उन्होंने। तो इंडिया फार्मेसी के अंदर भी कितना आ गया ये वीडियो में हमें पता चलेगा। और ये वीडियो बनाई है पावर ट्रेन ने, जिनकी वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके इनकी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया बाकी ब्रांड्स के साथ साथ फार्मेसी में भी कितना मेडिकल की फील्ड में भी कितना आ गया है। वैसे हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं ग्रेट नेशन वाली, हाउ इंडिया इज ग्रेट नेशन, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन है थी। तो अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि किस तरह के हमें फैक्ट्स में समझने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हाउ इंडिया बिकेम द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। 1969 में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने खुद के मार्केट के अंदर सिर्फ 5% मेडिसिन के लिए जिम्मेदार थी, और आज अपने खुद के मार्केट में 95% मेडिसिन का मार्केट शेयर वो रखती है। ग्लोबली डेवलपिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85% जो भी मेडिसिन होते हैं वो हमारे देश के अंदर बनते हैं, और साल 2020 में पूरे वर्ल्ड के लिए 64% मेडिसिन जो बनी वो हमारे देश में ही बनी थी। और इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम इंडिया को मिला कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। अभी फिलहाल इंडिया में मेडिसिन पर पेटेंट नहीं मिलते और कोई भी मोनोपोली किसी भी मेडिसिन मार्केट में नहीं दी जाती। इस समय पर अफ्रीका संकट में था। 22.5 मिलियन लोग HIV का शिकार हो चुके थे और ये एपिडेमिक बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, और इसे रोकने के लिए कई सारी कोशिशें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या थी। उस समय पर वेस्टर्न देशों के द्वारा कुछ HIV के मेडिसिन खोज लिए गए थे, लेकिन एक पेशेंट को 1 साल तक इन मेडिसिन का डोजेस कंप्लीट करने के लिए $10,000 की कीमत चुकानी पड़ती, जो आज के डेट में भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी डेवलपिंग देश के लिए। और अगर आप 20 साल पहले के हिसाब से सोचो तो ये ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए एक अनअचीवेबल अमाउंट थी अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए। इसके वजह से सब सहारन देशों में HIV बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, लोगों की इसके वजह से मौत हो रही थी, और कोई भी सॉल्यूशन एफोर्डेबल तरीके से इसके लिए नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनी सिप्ला ने एक चीज आइडेंटिफाई की। क्योंकि इंडिया में जेनेरिक ड्रग्स बनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, तो बिना पेटेंट डिस्प्यूट के सिप्ला HIV के ड्रग्स माइनर ट्वीकिंग के साथ में भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकती थी। और जो वेस्टर्न देशों के अंदर उस समय के फार्मा कंपनी से, जिन्हें बिग फार्मा के नाम से भी जाना जाता है, और हजारों % का मार्जिन वो अपने हर दवाई पे लगाते हैं, उसके बजाय सिप्ला छोटे छोटे मार्जिन के साथ में काफी ज्यादा सस्ती कीमतों पर ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकता था। और साल 2003 में सिप्ला ने जो $10,000 की मेडिसिन वेस्टर्न देशों में से आ रही थी, उसके कंपैरिजन में सिर्फ $400 पर ईयर के हिसाब से डोजेस रिलीज की और अफ्रीकन देशों में उन्हें पहुंचाना शुरू कर दिया, और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक सिर्फ और सिर्फ सिप्ला के मेडिसिन की वजह से अफ्रीका में HIV के केसेस 18 गुना कम हो गए, और ये एक एपिडेमिक लेवल पे फिर बाद में नहीं रहा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन है,
उनके डायरेक्टर ने पर्सनली अपने स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर सिप्ला नहीं होती तो $2 बिलियन का खर्च जो इस पूरे अफ्रीकन मिशन में खर्च हुए हैं उसके बजाय उन्हें $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ता था, और इसके लिए वो सिप्ला को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन चीज़ों के बाद में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के फोकस में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन, क्वालिटी कंट्रोल और उन ड्रग के इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं थे जो इंडिया में बनते थे और किसी और देश में। इसलिए डॉक्टर्स का भी पूरा भरोसा था इंडियन ड्रग्स पर, और बाद में जितने भी डेवलपिंग देश है, अंडर डेवलप्ड देश है और फिर कुछ डेवलप्ड देशों के अंदर भी इंडिया के ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए ड्रग्स को रिकमेंड किया जाने लगा, और डॉक्टर्स और उनकी बॉडीज ने इसे काफ़ी अच्छा रिकग्नाइज किया। यहाँ पर हमारे जैसी कुछ इंडियन कंपनीज ने एक टेम्पलेट क्रैक कर ली थी कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्होंने अपना इनिशियल रोड मैप कुछ इस तरीके से बनाया कि कुछ ऐसी डिजीजेस जो फिलहाल एपिडेमिक में है, बड़े स्केल पर फैल रही है, उनके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ज़्यादातर लोग उन्हें रीच भी नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग्स को वो बनाए, उन्हें सस्ती कीमतों पर मार्केट में ले आए और उसके वजह से तेज़ी से उस मार्केट को कैप्चर कर ले। 21वीं सदी के पहले डेकेड में इन सारी कंपनीज ने ऐसी ही बीमारियों पर फोकस किया। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इन जैसी एपिडेमिकली फैलने वाली बीमारियों के ऊपर हमारे देश ने कई गुना, इनफैक्ट कुछ केसेस में 40 से 50 गुना सस्ती ड्रग्स बनाई, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी एपिडेमिक्स फैल रहे थे वहाँ पर उन्हें पहुँचा दिया, और वहाँ के लोगों को इंडियन ड्रग्स की वजह से रिलीफ मिला। ट्रस्ट बढ़ने की वजह से धीरे धीरे तो जो नॉर्मल बीमारियां होती है उनके लिए भी इंडियन कंपनीज के ड्रग्स को ही रेकमेंड किया जाने लगा, और 2012 तक दुनिया भर की 133 देशों के अंदर हमारे देश के अंदर बने हुए मेडिसिन पहुंचने लगे थे। इस समय इंडिया में वैक्सीन मार्केट भी डेवलप होना शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली 2010 से लेकर 2015 के बीच में फार्मा इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हो गई थी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे देश के अंदर की वैक्सीन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी कैसी हो गई, इसके पीछे भी यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा बहुत हाथ है। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्पिंग वाली एजेंसीज होती है, जो दुनिया भर के कई सारे अंडर डेवलप देशों के अंदर वैक्सीनेशन की काम करती है, उन्हें एक लिमिटेड बजट मिलता है, और ऑब्वियसली उनका काम है कि उस बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो मदद कर पाए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो वैक्सीन बन रही थी उसके द्वारा 1-2 देश भी ठीक से वैक्सीनेट नहीं हो पाते, जबकि हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन्स उसी कीमत पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को वैक्सीनेट करा सकती थी, और इंडिया के पास में वो कैपेसिटी भी थी उन्हें प्रोड्यूस करने की। और यूनाइटेड नेशंस ने जो भी वैक्सीन आज तक यूज़ की है वो इंडिया में ही बनी, और आज की डेट में दुनिया भर में हर 3 में से 1 वैक्सीन इंडिया में ही बनती है, और साल 2021 में यह आंकड़ा 2 में से 1 हो गया है, यानी हर दूसरी वैक्सीन 50% ऑफ वैक्सीन्स इंडिया के अंदर ही बनती है। अब मैंने कई बार ये मेंशन कर दिया कि इंडिया की वैक्सीन्स और ड्रग्स बहुत सस्ते हैं, चीप है, लेकिन इससे मेरा मतलब क्या है थोड़ा कंटेक्स्ट के साथ में समझते हैं। कुछ ड्रग्स का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। HIV की जो वैक्सीन नॉर्मली मार्केट में मिलती है उसका एक डोजेज 2500 रुपीज़ का पड़ेगा अगर आप इंडियन काउंटर पार्ट से वो मेडिसिन खरीदो तो, जबकि वही चीज़ इंडिया में 12 रुपए में मिल जाती है। हेपेटाइटिस C की दवाई 49,000 रुपीज़ पर डोज है, जबकि इंडिया में 151 रुपीज़ में वो बन जाती है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के लिए जो मेडिसिन होते हैं वो हर डोज के लिए 8,860 रुपीज़ की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, जबकि इंडिया में सिर्फ 66 रुपीज़ में ये ड्रग्स बन जाते हैं। अस्थमा की बीमारियों के लिए जो गोलियां मिलती है वो इंटरनेशनल मार्केट में 300 रुपीज़ पर डोज है, जबकि इंडिया में ये 4 रुपये तक नीचे आ जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी 9,233 रुपीज़ पर डोज की जो दवाइयाँ है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 रुपये में बना देती है, जबकि किडनी और लिवर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जब इंटरनेशनल मार्केट में लोग 11,595 रुपीज़ चुकाते हैं, वही इंडिया में ये काम 111 रुपये में हो जाता है। और इसलिए दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ है, जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले ट्रस्ट है, वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। रिसेंटली इजराइल, जापान, US, EU इन कंट्रीज़ के अंदर की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे मैंने कहा जिन्हें बिग फार्मा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होते हैं उन्हें चेंज कराने की कोशिश की, ताकि मार्केट के अंदर हम और ज़्यादा ग्रो ना हो पाए। बेसिकली ये देश अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं पेटेंट रिलेटेड, स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स के बारे में, उन्हें वो चेंज कर पाए, ताकि इंडिया का मार्केट शेयर कम हो और अपनी महंगी दवाइयाँ ये बाकी कंट्रीज दूसरे देशों में भेज पाए। इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है।
आप में से जो लोग नहीं जानते कि लॉबिंग क्या होती है, तो जब प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती है ताकि रूल्स और लॉज उनके हिसाब से चेंज किए जाए, तो उसे लॉबिंग कहा जाता है। कुछ देशों के अंदर ये लीगल भी होता है, यूएस और यूरोप के देश भी इसके अंदर शामिल है। और ऐसी लॉबिंग करते हुए इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को पीछे ढकलने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में। लेकिन फॉर्चुनेटली कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के पीछे है। डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, कुछ यूएन के ऑफिसर्स और जितने भी फ्रेंडली देश आज हमारे साथ में हैं, वो इंडिया को बैक करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और वो चाहते हैं कि मेडिसिन सस्ती ही रहे और बिग फार्मा कोई भी रूल इंडिया के खिलाफ पास नहीं कर पाए। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट में आज थोड़ा प्रेशर है कि वो थोड़े बहुत रूल्स चेंज करे अपने पेटेंट से रिलेटेड, ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन पर कोई सैंक्शंस वगैरह ना लगे। लेकिन मोस्टली जो सपोर्ट आज इंडिया को मिल रहा है, और स्पेशली 2021 में जो इंपॉर्टेंट रूल आज इंडिया का बन गया है पूरी दुनिया को हेल्दी रखने के लिए, उसके वजह से आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी किसी देश के द्वारा हमें प्रेशर आते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल वही देश आज लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए। इसके लिए रिसेंट में तो ये होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $50 बिलियन की वैल्यू रखती है, और साल खत्म होने तक यानी 2021 दिसंबर तक तो ये अकेली इंडस्ट्री $70 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसा मार्केट एस्टिमेट लगाया गया है। पिछले ही साल कई सारी छोटी फार्मा इंडस्ट्रीज डबल या ट्रिपल भी बन गई है, और इनके स्टॉक्स मल्टीबैगर बन चुके हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर, और इसलिए और ज़्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बड़े होने में, और इस तरह इंडिया बन गई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। मोस्टली ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी मार्च के पहले, जैसा कल रात की इन्फो न्यूज़ में मैंने अनाउंस किया है। मैं यार सबसे पहली बात ये कि हमने जो पीछे इंडस्ट्रीज की वीडियो की है, अगर ये 50 बिलियन की शायद वो वीडियो पुरानी हो, नहीं, ये भी 2021 की वीडियो, और वो भी मेरा ख्याल है 2021 की ही वीडियो थी, तो उसके अंदर इसका आना लाजमी था। ये कंटेंट नहीं उठाया होना, उसने सिर्फ पेट्रोलियम का कंटेंट रखा होना हो सकता। और यार दूसरी बात ना, एक और मज़े की बात ये है कि इंडिया के अंदर फार्मेसी काफ़ी सस्ती है, बहुत एडवांस, क्या नाम है उनके ऊपर भी है। हाँ, वर्ल्ड के मुकाबले में अगर जो मेडिसिन वो 2500 की या 25,000 की है, वो इतनी सस्ती दे रहे हैं 2500 की इंटरनेशनल मार्केट तकरीबन के 18 हिसाब से रुपए रेट की, तो लगा वो काफ़ी ज़्यादा। और वो ठीक कह रहे थे वीडियो के अंदर के प्रेशर होता है। प्रेशर अब तो जब बहुत एक होता है बंदा ना। सस्ती चीज़ बेच रहा है और वो जो ऊपर माफिया बैठा होता है, वो तो यही चाह रहा होगा ना कि यार महंगी चीज़ बिके ताकि उसको प्रॉफिट आ सके। देखना इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर तो आएगा ही ना उन पे, वो सस्ती चीजें बेच रहे हैं, जो वही सेम फार्मूलाज वो महंगे बेच रहे हैं। हाँ, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बात होती है। और यार एक फ़नी बात यह है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर, शायद इंडिया के अंदर भी ऐसा होता हो तो बताइएगा कि हर बंदा ही डॉक्टर है भाई। डॉक्टर आप किसी को भी जाके कह रहे हो कि यार मेरा सर दर्द है, पैनाडोल खा लो। भाई मेरा पेट खराब है, पैनाडोल खा लो। मुझे बुखार है, पैनाडोल खा लो। यार मेरा घर नहीं बिक रहा, पैनाडोल खा लो। आज खाने के लिए रोटी नहीं है, पैनाडोल खा लो। टेंशन बड़ी, पैनाडोल खा लो। तो भाई ये हर बंदा डॉक्टर है और उसके पास एक ही सॉल्यूशन है हर चीज़ का, पैनाडोल। पैनाडोल असल में ना, जैसे इंडिया के अंदर पैरासीटामोल है ना, उस तरह पाकिस्तान के अंदर पैनाडोल है। शायद पैरासीटामोल ही चलता है फॉर्मूला पैरासीटामोल होता है। हाँ, तो वो इसी तरह होती है पैनाडोल, जिसको हम कहते हैं कि भाईजान हमारी इंटरनेशनल दवाई है वो। तो और यार एक और मज़े की बात, एक सैफ अली खान की मूवी थी, शायद वो इतनी चली नहीं थी, यानी कि वो ब्लॉकबस्टर नहीं रही थी, बाजार नाम था उस मूवी का। यार वो मुझे बहुत पसंद आई थी मूवी। उसके अंदर ऐसे ही इंडस्ट्रीज वगैरह की बात होती है। हाँ, स्टॉक मार्केट की बात होती है, और उसमें भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बड़ा हेड होता है जिसको वो सैफ अली खान ऐसे चुटकियों में गिराता है, और इसी तरह के मसले थे। वो बड़ी मज़े की मूवी थी, पता नहीं वो क्यों नहीं चली। उसके अंदर अरिजीत सिंह का एक गाना भी आया था, वो काफ़ी ज़्यादा चला था। पे धोखा भी तो देता है उसको। हाँ, तो एक बड़ी मज़े की मूवी थी वो। तो यार हम वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना